चलिए तो कहानियां शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर इस चैप्टर में एक्चुअली स्टडी किसी मोशन की होती है और जो मोशन यहाँ पर पर्टिकुलरली स्पेसिफाइड है ये है सिंपल हार्मोनिक मोशन। होता क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन? साधारण से शब्दों में अगर अपन कहें तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। इस स्ट्रेट लाइन पाथ का मिड पॉइंट कहलाता है मीन पोजीशन। इस मीन पोजीशन से उधर जाना है, वापस आना है, इधर जाना है, वापस। पूरे चैप्टर में ये डिस्कस होता है और इसी की कंडीशन को हम जानते हैं और इसी की कंडीशन को जानने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन की। ये जो टर्म है पीरियोडिक मोशन, ये क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन यहां पर रहती है, मोशन which repeats itself after regular interval of time. सबसे बड़ी बात क्या है? बहुत लिमिटेड शब्दों में आप समझ लें कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि हमें ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि मुझे सेम पाथ को सेम टाइम में रिपीट करना है और सेम पाथ को सेम टाइम में मुझे जब रिपीट करना है तो इसकी कुछ नेचर में घटनाएं ऐसी देखने को मिलती है, जैसे यहाँ पर ये है, यहाँ पर कुछ सन और यहाँ ये है अर्थ। और सन के अबाउट जो अर्थ का ये रोटेशन है, ये हम जानते हैं कि सन के अबाउट अर्थ 365.25 दिनों में, पूरे 365.25 दिनों में यहाँ से यहाँ आता है। और यही सेम टू सेम पाथ, यही सेम टू सेम टाइम पे बार बार हर साल रिपीट होता है, तो ये मोशन क्या कहलाएगा? और बेहतर और बात करें तो कि हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक स्प्रिंग को इस प्रकार से लिया जाए और एक मास m जोड़ दिया जाए, इस मास n को फिलहाल मैंने इस स्प्रिंग के साथ जोड़ा है नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ एक शब्द यहाँ पर ये कहता है कि स्प्रिंग फिलहाल इस अवस्था में ना कंप्रेस्ड है ना स्ट्रेच्ड है, और इस कंडीशन में इस ब्लॉक को अगर मैं थोड़ा डिफॉर्म करता हूं या डिस्प्लेस करता हूं, चाहे तो इधर या चाहे इधर, तो जिधर भी डिस्प्लेस करूंगा और डिस्प्लेस करके छोड़ने पर देखूंगा तो ये मुझे यहाँ क्या करता नजर आएगा? एक मोशन करता नजर आएगा। और इस मोशन के लिए पैटर्न क्या रहेगा कि बिल्कुल सेम पाथ को सेम टाइम में ये बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा। ये भी पीरियोडिक मोशन। कुछ और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये एक पेंडुलम लिया। पेंडुलम होता है एक रस्सी से कोई एक छोटा मास बांधना, इसको पेंडुलम कहते हैं। इस पेंडुलम को हल्का सा यहाँ से डिस्प्लेस किया, छोड़ दिया, तो ये यहाँ पर इस तरीके से जाता है, आता है, जाता है, आता है, और ये मोशन भी सेम पाथ को बार बार सेम टाइम में रिपीट करवाता है। यही क्या हो गया? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन एक वाइड रेंज है। पीरियोडिक मोशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कोई आदमी, कोई बच्चा सुबह उठता है, सुबह उठकर नहाता धोता खाता पीता उठता कोचिंग आता है, जो भी करता है उसका अगर ये सेम प्रोसेस किसी फॉर्मूले के थ्रू लिख सकते हैं, बट अगर ये सेम प्रोसेस को अगले दिन भी रिपीट करता है, उसके अगले दिन भी रिपीट करता है, तो सेम पार्ट को सेम टाइम के साथ अगर वो रिपीट करता है तो उसे भी हम क्या कह देंगे? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन तो कोई नहीं हो सकता है। हमारे लिए कंसर्न फिलहाल कौन है? ऑसिलेटरी मोशन।
ऑसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके लिए बात करते हैं। पहली कंडीशन होनी चाहिए कि सेम पाथ सेम टाइम में तो रिपीट होना ही चाहिए, साथ के साथ जो मोशन है वो टू एंड फ्रो टाइप का होना चाहिए। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है, इसे ध्यान से समझिए। टू एंड फ्रो का मतलब है किसी एक पॉइंट के अबाउट जाया जाए वापस आया जाए, इधर जाया जाए वापस आया जाए, जाना आना, ये मोशन कहलाता है टू एंड फ्रो। तो मुझे बताइए इन तीनों एग्जांपल्स में से टू एंड फ्रो वाला पैटर्न कौन फॉलो कर रहा है? पेंडुलम। और ये नहीं कर रहा क्या? तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एग्जांपल्स जो है वो टू एंड फ्रो को जो फॉलो कर रहे हैं, ये टू एंड फ्रो को फॉलो करते हैं एग्जांपल। इसके लिए भी हो जाएंगे, ऑसिलेटरी मोशन के लिए। ये वाला ऑसिलेटरी मोशन नहीं हो सकता, क्यों? सुनिएगा, अर्थ यहां से चलती है। यस, कभी ऐसा नहीं होता कि अर्थ यहाँ जाती है फिर वापस आती है, फिर जाती है फिर अर्थ यूं जाती है और ऐसे पूरा चक्कर करके वापस। मुझे उसका सर्कल कंप्लीट नहीं कराना, मुझे टू एंड फ्रो यानी वाइब्रेट टाइप से ऑसिलेट कराना है। उसी पोजीशन से जाना भी है, वही वापस आना है, फिर दूसरी तरफ जाना है, फिर वहां वापस आना है। ये पैटर्न क्या कहलाता है? ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है। फिर मुद्दा ये आता है कि कंडीशन ऑसिलेटरी मोशन की क्या कहती है? तो कंडीशन ऑसिलेटरी मोशन की यहां पर ये कहती है कि जब किसी बॉडी पर लग रहा फोर्स माइनस के एक्स पावर एन जैसा हो, जहां एन जो हो वो ऑड हो, तो इस तरीके की कंडीशन के साथ आपको ऑसिलेशंस देखने को मिलते हैं। और क्यों और इवन क्यों नहीं, सारी बात करेंगे। पहले मैं आपको यहां से समझाता हूं। मैंने कहा कि ऑसिलेटरी मोशन के लिए अगर यहां पर इस तरीके का रिलेशन हो और इसमें एम की वैल्यू ऑड हो, तो डेफिनेटली हमें क्या देखने को मिलेगा? ऑसिलेशन। उसमें से जब एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तो क्या हो जाएगा? एफ बराबर माइनस के एक्स। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस कंडीशन में F को क्या लिखा जा सकता है? ma, और यहां से A को क्या लिखा जा सकता है? -a/x। यानी जब एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल हो, उस कंडीशन में डेफिनेटली अपने को क्या मिलेगा? मिलेगा। सुनते रहिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि क्यों वहां पर इवन पावर नहीं होनी चाहिए, क्यों ऑड पावर होनी चाहिए, इन सब बातों को अगर आप देखें तो गौर से देखिएगा। F बराबर माइनस के एक्स पावर n की साथ बात करता हूं, और मैं कहता हूं कि जब यहाँ पर ये कोई मीन पोजीशन हो, हमने बोला ना कि ये कोई मिड पॉइंट पर मीन पोजीशन हो, और मीन पोजीशन कहाँ होगी? ध्यान से समझना, मीन पोजीशन कहाँ होगी? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कौन होता है? जहां एफ नेट 0 होता है। बिल्कुल सही बात। तो मेन पोजीशन की सबसे जरूरी चीज ये है कि मेन पोजीशन वही होगी जहां इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम वहां होता है जहां नेट फोर्स 0, और यहां नेट फोर्स 0 कहां होगा? जब x बराबर 0 हो जाएगा। यहां से पार्टिकल जब मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, तो x की वैल्यू जब जब पॉजिटिव होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी? यानी x अगर पॉजिटिव है तो फोर्स हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? और जब x की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव, तो फोर्स कैसा हो जाएगा? मतलब बात यहां तक आ चुकी है कि अगर मैं इस मेन पोजीशन पर हूं और मैंने इस बॉडी को आगे डिस्प्लेस कराया और डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ये भाग के कहां आएगा? इसके कारण इस पर लग रहे फोर्सेस के कारण। अगर मैंने इसको यहाँ मेन पोजीशन से नेगेटिव साइड डिस्प्लेस कराया होता और छोड़ता, तो भाग के वापस कहां आता? यानी बार बार उस मेन पोजीशन पर ही आने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, और इस कोशिश के कारण इसी मेन पोजीशन के अबाउट क्या होता है? टू एंड
फ्लो मोशन होता है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, ऑड पावर होनी चाहिए। ये टू एंड फ्रो मोशन ऑड पावर के कारण ही होता है। अगर इवन पावर हो जाती तो क्या होता, ये भी समझ लो। ये मेन पोजीशन, यहां x की वैल्यू रखता मैं पॉजिटिव, तो बोलो पॉजिटिव मान लेता हूं, 2 रख दिया मैंने, x बराबर 2 का स्क्वायर, और यहाँ नेगेटिव, तो -4 दैट मींस यहाँ पर इस बॉडी पर लग रहा फोर्स कैसा होता है, नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप पार्टिकल को यहां से यहां चला के ले आए हो तो ये अपने आप किधर फोर्स फील कर रहा है, मेन पोजीशन की। फिर यहां से ये मान लो पीछे चला जाता है, लेट्स से ये यहां से कहां चला गया, -2 पर। अब जब -2 पर चला गया तो -2 का स्क्वायर, फिर 4 और ये, तो वापस से फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव। हुआ कि नहीं, यानी अभी भी फोर्स किधर लग रहा है, नेगेटिव। जबकि होना क्या चाहिए था, नेगेटिव साइड जाने पर फोर्स किधर लगना चाहिए था, मतलब ऑलवेज किधर लगना चाहिए, ऑलवेज टुवर्ड्स मेन पोजीशन। किसके लिए, ऑसिलेशंस के लिए, फॉर ऑसिलेशंस। जबकि यहां ऐसा नहीं हो रहा, यहां जैसे समझो ये स्ट्रेट लाइन है, ये मेन पोजीशन है, और ये कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं, और मैं इसको रिप्लेस करता ऐसे और मैं छोड़ देता, ये कहां जाता, यहां जाकर किस पर फोर्स किधर होता, इधर। फिर कहां जाता, और जाता जाता चला जाता, और कहां तक पहुंच जाता, माइनस से फाइनाइट पर पहुंच जाता, कभी लौट कर नहीं आता। जबकि ऑसिलेशन में मुद्दा क्या होता है, ऑसिलेशन की कहानी हम जानते हैं, उस एक पॉइंट पर उसको जाकर वापस आना होता है, जाकर वापस आना होता है, उस पॉइंट पर बार बार रिपीट करना होता है, उसकी अबाउट ऑसिलेट करना होता है। जहां ये वाला पॉइंट, यहाँ पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन बन ही नहीं पाएगा, इसके अबाउट ऑसिलेशन हो ही नहीं पाएंगे, इसीलिए इवन पावर नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऑड पावर्स होनी चाहिए। किसके लिए, ऑसिलेशन के लिए। ठीक है, तो हमने यहां तक की कंडीशन क्या निकाली है फिलहाल तक की, कि हमारी यहां पर एक्सेलरेशन बराबर -k/m/x, यहां तक की बात हो चुकी है। हमें यहां पर एसएचएम के लिए f बराबर -kx मिल चुका है, ये है एसएचएम की जनरल कंडीशन है। इसके लिए अगर मैं ग्राफ बना दूं तो ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, पता है, y बराबर mx जानते हो, यहाँ पर इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, कौन, माइनस, यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया जहां फोर्स कैसा है, पॉजिटिव, सॉरी जहां डिस्प्लेसमेंट कैसा है वहां फोर्स कैसा है, नेगेटिव। जहां डिस्प्लेसमेंट है नेगेटिव वहां फोर्स है, ठीक है। ये देखो
देखा पढ़े
देखिएगा इसमें एक बात वो ये कि अगर इस इक्वेशन को क्योंकि ये एक्चुअली प्रॉपर एसएचएम को शो करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी चीज को एक्सेलरेशन को शायद आप ऐसा जानते हैं d2x by dt स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस सर, यस सर, डबल डेफिनेशन। और जो ये माइनस है इसको उधर ले जाके क्या करूंगा प्लस, तो इधर क्या बचेगा। तो काफी बार ये फॉर्म देकर ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसमें कंफ्यूज किया जाता है, चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे ऐसे ऐसे, किसी में यहाँ प्लस के बजाय माइनस होगा, किसी में यहाँ x के बजाय एक्स स्क्वायर होगा, किसी में यहाँ d2x by dt स्क्वायर के बजाय सिंपल dx by dt होगा। फिर पूछा जाता है which one shows the SHM। तो अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या क्या होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन, बराबर के इधर है तो प्लस, बराबर के इधर है तो माइनस, और k by इनटू एक्स स्क्वायर भी नहीं चाहिए, एक्स क्यूब भी नहीं चाहिए, सिंगल पावर एक्स ही मुझे यहाँ पर चाहिए। किसके लिए? ये यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। आप देखेंगे किसी मॉड्यूल डीएलपी वगैरह में आपको मिलेंगे इस तरह। इसके साथ ही हम अब यहाँ तक की बात कह चुके हैं कि जो मैंने शुरुआत में कहा कि एसएचएम में होगा क्या, एसएचएम में कोई एक मेन पोजीशन होगी, और हमने क्या क्या बात की, मेन पोजीशन कहाँ, जहाँ इक्विलिब्रियम कहाँ, ये वाली बातें हम यहाँ तक कह चुके थे। फिर क्या कहा आपने कि पार्टिकल यहाँ से चलता है कहाँ की तरफ, एक्सट्रीम की तरफ। इस साइड के किनारे को कहा जाता है बेटे पॉजिटिव एक्सट्रीम। पॉजिटिव एक्सट्रीम मतलब ये पॉजिटिव वाला किनारा, इससे आगे जाना पॉसिबल नहीं है, अंत यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ से सिर्फ लौटना पॉसिबल है, और लौट के फिर कहाँ जाया जाएगा, मेन पोजीशन पर, और फिर मेन पोजीशन से कहाँ जाएंगे,
इस नेगेटिव एक्सट्रीम वाले किनारे, और अंत में यहां से वापस यहां आ जाएंगे और पूरा एक चक्कर हो जाएगा। समय जो लगेगा उसे क्या कहा जाएगा? कैपिटल टी, टी माने टाइम पीरियड। जहां आपको ये पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा से लिखा जाता है। सर्कुलर में भी बात करते हैं। यस सर। इसके अलावा कौन जगह पर ये टाइम पीरियड का ये रिलेशन अपन देखते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। ये दो तीन चीजें और लेंगे। Yes, sir. अब इस चैप्टर में क्या है, इस एसोचेम को पढ़ने के लिए, इस एसोचेम की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें कुछ अजम्पशन लेने पड़ते हैं और अजम्पशन के साथ हम रिलेट करते हैं। सुनिएगा क्या हम कहना चाहते हैं। समोसा का सिस्टम बंद हो गया। चलो क्या हाँ, बात ये थी कि यहाँ पर हमने कहा कि एसएचएल को मुझे समझना है। अगर मैं पुरानी बातों को भूल कर सिर्फ पुराने इस पूरे सिनेरियो में एक चीज उठा लेता हूँ, वो ये है A बराबर
माइनस ऑफ टी बाई एम एक्स। और मैंने क्या कहा था, आपको ध्यान हो, देखो यहाँ पर मैंने कहा था कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो डेफिनेटली यहाँ पर ये मोशन क्या होगा, ऐसा चलेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख देता हूँ कि जब जब मुझे ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी मैं आंख बंद करके एसएचएम प्रूव कर दूंगा। तो गौर से देखिएगा, हम एक अज्यूम्ड कंडीशन बना रहे हैं। उसमें क्या करना है, सबसे पहली चीज कि आपको इसे मानना है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन का मतलब है कि जो कुछ भी घूमना वगैरह जो स्टार्ट होगा वो वहां से होगा, और यहां से दो तरीके से घूम सकते हैं, इधर भी और इधर भी। हमें यहाँ पर क्लॉकवाइज ही घूमना है, और क्लॉकवाइज जिस रफ्तार से घूमना है वो रफ्तार है ओमेगा, और वो क्या होनी चाहिए, अब पहली बात क्यों ओमेगा नो कांस्टेंट, इसका जवाब अपन बात करते हैं। अभी जस्ट अपन ने कहा कि बराबर 2 पाई बाय ओमेगा, और हमने क्या कहा कि जो यहाँ पर ये एसएचएम है ये क्या है, एक तरीके का पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में टाइम पीरियड क्या होता है, तो ओमेगा भी क्या रहेगा, सेम मतलब कांस्टेंट। यस, तो मैं यहाँ पर इस सर्कल पे घूमूंगा, कांस्टेंट ओमेगा से घूमूंगा, क्लॉकवाइज ही घूमूंगा। क्लॉकवाइज क्यों घूमना है वो भी अभी क्लियर कर लेंगे। और दूसरी चीज कि यहाँ पर इसका जो यहाँ पर रेडियस रहेगा वो रेडियस रहेगा ए के बराबर, और ए क्या है, एम्पलीट्यूड। जो होते हैं यहाँ पर कि यहाँ से मैक्सिमम पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जो हम जाते हैं उसे ए एम्पलीट्यूड से हम दिखाते हैं। इन 3-4 चीजों को लेकर, पहली चीज रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर, रेफरेंस लाइन यहां, जहां रेफरेंस लाइन उस एंगल को क्या बोलेंगे, 0 डिग्री। किसी भी लाइन का खुद के साथ कितना एंगल होता है, तो रेफरेंस लाइन मतलब 0 डिग्री। यहां से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्लॉकवाइज घूमकर जब यहां आएंगे तो यहां आएंगे तो यहां आएंगे तो और यहां आएंगे तो, ये हो गया एक पूरा चक्कर। आपको क्या करना है, सुनिएगा, आपका काम यहां से होगा कि यहां से आप शुरू करेंगे t बराबर 0 पर, और क्लॉकवाइज जा रहे हैं और आप पहुंच गए टाइम t तक। इस समय में ओमेगा से चलते हुए, ओमेगा से घूमते हुए कितना एंगल आप बना लेते हैं, थीटा। तो थीटा कितना होता है, नहीं, एंगल यू समझो, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, थीटा बाय, तो यहां से मुझे क्या निकालना है, थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, ओमेगा। यानी मैंने कहा कि t बराबर 0 पर अगर मैं यहां से शुरू होता हूं तो समय t में जो एंगल मैं यहां बना लेता हूं वो एंगल कितना होता है। और सुनिए, हमने यहां से क्या कहा, हमने कहा कि हमने किसी टाइम t पर इस रेफरेंस लाइन यानी y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना लिया है, ओमेगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, यहाँ कौन सी एक्सिस है, ये। अब आप क्या करें, इस a का एक तो ये प्रोजेक्शन लें और इस a का एक ये प्रोजेक्शन। तो अगर मैं कहता हूं इस a का इस y एक्सिस पर, यानी ये जो प्रोजेक्शन है ये कितना होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, a cos ओमेगा t, और ये वाला प्रोजेक्शन यानी x वाला a sin ओमेगा। कैसे निकालने, आपको आइडिया होगा कि किसी वेक्टर का जिस तरफ एंगल बन रखा है उस तरफ का अपने आप दूसरा। प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस क्या आया है, x बराबर a sin ओमेगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगी बेटी, वेलोसिटी। कैसे निकालते हैं डिफरेंशिएशन, यहाँ पर a एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन, और इस t का जो भी कोएफिशिएंट है यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसी को फर्दर फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो ओमेगा अपनी जगह, a अपनी जगह, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t, फिर से t का कोएफिशिएंट ओमेगा।
और इस पूरी टर्म को क्या लिख दिया जाएगा, एक्स। हाँ कि ना? यस सर। और यहाँ कौन है, यहाँ ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अगर इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ तो क्या मुझे समझ आ रहा है कि ये a प्रोपोर्शनल माइनस एक्स यहाँ मिल रहा है। यस सर। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी सर्कल पर एक पार्टिकल को रिवॉल्व कराते हैं तो उसका एक्स एक्सिस पर लिया गया प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म करता है। yes, इसका मतलब मैं इस जानकारी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके ये कह सकता हूं कि एसएचएम के लिए पार्टिकल की जो इक्वेशन होती है वो ए साइन ओमेगा टी ही होती है। यानी जो हम बात कर रहे हैं ना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट, ये मीन पोजीशन, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये नेगेटिव एक्सट्रीम, इस सबको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यानी एसएचएम की हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप गौर से देखेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करो, तो कंपेयर करोगे तो आपको x का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है, तो यहाँ से ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, √a। तो आपके ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है, अगर मैं उनको हाईलाइट करूं तो पहली चीज ये, दूसरी चीज ये वाली सेम है, और इन दोनों का अल्टीमेटली ये रिलेशन, और इसी रिलेशन के साथ एक आध सेकेंडरी बातें और रहती है। गौर से देखना कि क्या मैं यहां से k बराबर m ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, यस सर। क्या मैं यहां से टाइम पीरियड निकालने के लिए 2 पाई बाय ओमेगा लिखता हूं, तो यहां से देखिएगा टाइम पीरियड बराबर 2 पाई और डिवाइड में जो ओमेगा है ये क्या बन जाएगा, m बाय। ये वाली चीजें यहाँ पर रहती। चलिए थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या सीखा है, इन मुद्दों पर आपको ले आते हैं। हमने सीखा है बेटे कि हम एसएचएम पढ़ना चाह रहे थे। हमने कहा ये मेन पोजीशन थी, इसको x बराबर 0 कहा, इसको पॉजिटिव एक्सट्रीम कहा, इसको नेगेटिव एक्सट्रीम कहा, और हमने कहा कि हम इसे रिलेट कर सकते हैं उस फेजर से, उस सर्कल से। और कैसे रिलेट कर सकते हैं कि जब पार्टिकल यहां होगा, जब पार्टिकल इस रेफरेंस लाइन पर यानी 0 डिग्री पर होगा, तो उस 0 डिग्री पर x की वैल्यू क्या होगी, x बराबर 0। क्यों? क्योंकि हमने एसएचएम को किससे शो किया है, x बराबर a sin ओमेगा t। तो अगर ये एंगल खुद 0 है, एंगल 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब अगर मैं यहां से चलकर 30 डिग्री घूमता हूं, तो 30 डिग्री घूमना तो ओमेगा टी की वैल्यू 30 डिग्री रखो, तो साइन 30 डिग्री 1/2, यानी उसका एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, a/2। सही है। अगर मैं यहां से घूमकर 45 डिग्री पर आ जाता हूं तो 45 डिग्री पर प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा, a/2। अगर मैं 60 डिग्री पर आ जाता हूं तो और अगर मैं 90 डिग्री पर आ जाता हूं प्लस। इसका मतलब यहां से हमें ये बात अब समझ आने लगी है कि कांस्टेंट ओमेगा से जब मैं घूम रहा था और डिफरेंट एंगल्स की जब मैंने बात की, सारे एंगल कहां से मेजर किए गए, इस रेफरेंस लाइन से मेजर किए गए, और रेफरेंस लाइन से मेजर करके हर एक पोजीशन, जैसे a/2 की जब जब बात होगी ये एंगल कितना मिलेगा, 30 डिग्री ही मिलेगा। जब a/√2 की बात होगी तो 45 मिलेगा, यानी हर एक पोजीशन के रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक एंगल मिलता है। तो हर एक पोजीशन x के रिगार्डिंग स्पेसिफिक एंगल जो मिल रहा है, उसी स्पेसिफिक एंगल को कहा जाता है फेज एंगल। और यहां पर आपको क्या समझ में आती है बातें, आपको बात ये समझ में आनी चाहिए कि जब हम
इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर मीन पोजीशन को हमने कितने डिग्री से बताया, एक्सट्रीम को कितने से बताया, और जब 0 से 90 जा रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जाता हूं तो मेरे जो फेज एंगल्स होते हैं वो फेज एंगल्स 0 डिग्री से 90 डिग्री तक वेरी करते हैं, जिसे मैं सिंपल थीटा से लिखता हूं क्योंकि 0 से 90 जो थीटा होता है वो अक्यूट एंगल होता है। अब उसके बाद क्या होगा बेटे कि जब आपको घूमना तो क्लॉकवाइज ही है ना, तो 90 के बाद आप घूमकर कहां पहुंचोगे, 180। तो इस 90 से 180 का क्या मतलब है, सुनना, यहां से पार्टिकल हमारा घूमता गया यहां पहुंचे, प्रोजेक्शन कहां लेना है, एक्स एक्सिस पर। तो जब आप यहां से एक्स एक्सिस पर प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आप यहां से लौटते से नजर आएंगे। जब आप और घूमेंगे आप और लौटेंगे, जब आप और घूमकर यहां आ जाएंगे तो एग्जैक्टली आप कहां पहुंचेंगे, यानी 90 से 180 डिग्री की यात्रा में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव एक्सट्रीम से चलकर पहुंच जाएंगे। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा, हमने यहाँ से सीखा कि यार ऐसे तो मैं इस किसी पोजीशन a/2 से 2 बार निकला, एक बार जाते टाइम और एक बार, जबकि मैंने क्या कहा था कि हर एक एक्स पर एक स्पेसिफिक एंगल होता है, यहाँ तो एक पोजीशन के लिए 2 एंगल आ गए। तो बेटा इसका सिंपल सा कारण ये है कि एक पोजीशन a/2 से जब मैं इधर जा रहा था तो मेरा एंगल, और जब मैं लौट रहा होगा तो मेरा एंगल 180 माइनस 30 यानी 180। इसको हम कैसे बहुत आसानी से समझते हैं, वो है पाई माइनस थीटा, कि जब हम यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन पाथ पर इस मीन पोजीशन से यहाँ जाते हैं तो हम सारे एंगल्स को किससे लिखते हैं, थीटा से, और यहाँ पर जाकर वो हमारे लिए थीटा क्या हो जाता है, पाई/2, और जब हम यहाँ से यहाँ लौटते हैं मीन पोजीशन तो वो एंगल क्या हो जाता है, मतलब यानी a/2 जिसको आपने सबने क्या बोला, a/2 को आपने क्या बोला बेटा, 30 डिग्री, तो लौटते हुए a/2 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस 30। फिलहाल तक ये बात। अब जैसे मैं यहाँ आ चुका बेटा, यहाँ से यहाँ कितना एंगल हो चुका है सर, जो के हिसाब से 180। अब जब मैं यहाँ से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाऊंगा तो यहाँ कितना एंगल होता है, 270 को रेडियन में क्या बोलते हैं, 3π/2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3π/2 मतलब नेगेटिव एक्सट्रीम। तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तो मेरे जो भी एंगल होंगे वो 180 से ज्यादा होंगे, और यहाँ तक पहुंचने पर वो 270 हो जाएंगे। तो यहाँ से यहाँ जाने की इस कंडीशन में इधर इन एंगल्स को लिखा जाता है पाई प्लस थीटा। यहाँ हमने क्या लिखा, यहाँ हमने क्या लिखा, पाई माइनस थीटा। तो हमने यहाँ से क्या कहा कि जब मैं मेन पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम जाता हूं, मतलब मैं 180 से 270 की ये यात्रा जो करता हूं, इसमें एंगल्स को निकालने का तरीका कुछ ऐसा है, और अंत में जब मैं नेगेटिव एक्सट्रीम से कहां लौटूंगा, यानी 270 से घूमकर 360 जब मैं आऊंगा उसे लिखा जाएगा 2π माइनस 2π। आपको ये 4 बातें याद रखनी है। कैसे आपने की, ध्यान से सुनो, मेन पोजीशन 4 हिस्सों में बांटो इस मोशन को, 1 2 3 4। जब यहाँ से यहाँ जाना है तो सिर्फ 0 से थीटा, फिर से बोलते हैं यहाँ से यहाँ जाना है तो सिर्फ, यहाँ से यहाँ जाना है तो पाई माइनस थीटा। सुनो 90 से 180 माइनस 90 के बाद पाई माइनस थीटा, क्यों, इसका भी कारण बताऊंगा, सुनिएगा।
मैंने इस पोजीशन 30 डिग्री को समझा है। ये एंगल कितना है? अब यही सेम पोजीशन यहाँ मिलेगी कि नहीं? तो ये एंगल फिर से क्या आएगा? तो अब ये एंगल मैं बोलूं तो क्या बोलूंगा? 180 माइनस। तो मैं मतलब काफी बार विचार आते हैं बच्चों के मन में कि सर एक काम करते हैं ना, इस वाली कंडीशन को यहाँ लिखते हैं 90 प्लस थीटा। थीटा यहाँ से नापा गया है 30 डिग्री, इस रेफरेंस लाइन से नापा गया हुआ है, इसलिए पाई के टर्म में ही खेलना है। तो सिंपल पहला वाला यहाँ से यहाँ से देख रहे हो एंगल यहीं से इसी लाइन से नापेंगे ना। तो जब यहाँ से यहाँ जाऊंगा और थीटा एंगल चलूंगा तो क्या हो जाएगा? ये पूरा कितना 2 पाई। जब यहाँ से एंगल नापूंगा तो क्या हो जाएगा? इस तरीके से 4 जोन बन गए। यहाँ से जब इधर जा रहा हूँ तो पाई यहाँ आ रहा हूँ। अब होता ही आता है कि सर थीटा क्या है? ये पाई 2 पाई प्लस माइनस, ये तो क्लियर है। थीटा क्या है? तो थीटा वही बात है कि जैसे a/2 है तो a/2 में से आपको देखना है 1/2। a/2 में a नहीं देखना, 1/2। 1/2 कब होता है साइन में? होता है। यस सर। a/√2 में 1/√2 वो कब होता है? ये 3 वैल्यू 4 याद रखो, ज्यादा 90 की याद रखो। ये साइन 90, ये 4 वैल्यू याद रखो। इन 4 वैल्यू से पूरे सिनेरियो को आप हम डेवलप करते हैं। देखिए ये है हमारी मेन पोजीशन, ये है a/2, ये है a/2, ये है a/2 और यहाँ है a। और अभी मैं बात कर रहा हूँ इस मेन पोजीशन यानी यहाँ से यहाँ जाने की, जिसके लिए आपने क्या कहा? तो बताइए इस a/2 के लिए वो थीटा 30 को रेडियन में, a/√2 के लिए 45 मतलब 45 मतलब 100%। √3/2 तो जब मैं लौट रहा होगा तो लौटते टाइम इस पोजीशन को पाई माइनस थीटा से लिखूंगा। क्या? पाई माइनस और यहाँ और जब यहाँ से नेगेटिव एक्सट्रीम जाएंगे तो वापस से कुछ बातें ऐसे रिपीट होगी। माइनस का a/2, माइनस का a/2, माइनस का a/2। तो जब यहाँ जाते हैं तो हमने क्या सीखा? पाई प्लस थीटा, और इसको क्या लिखेंगे? पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 4। और यहाँ से जब अंत में यहाँ लौटेंगे तो 2 पाई माइनस थीटा बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई माइनस पाई बाय 4, 2 पाई माइनस पाई बाय 6। ये है अल्टीमेट कंक्लूजन। ये वैल्यूज बहुत कठिन भी नहीं है, इजी वैल्यूज है, और इन्हीं वैल्यूज के साथ बहुत सारी चीजें डायरेक्टली हमें पता लगती है। ये एसएचएफ में कितने एंगल पर कहां होगा, कहां से कहां जाने के लिए कितना समय लगेगा, सारी चीजें टिप्स पर हो जाती हैं अगर ये जो सामने लिखा फिगर है ये बता है। और आई होप ये बता होगा, याद रखना आसान भी है, कोई बड़ी बातें नहीं। आप लिखिएगा, ये लिख लिया
ये माइनस इसी बात को बताता है बेटा कि जैसे जब आपका डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो फोर्स या एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। दिस माइनस शोज द डायरेक्शन। डायरेक्शन का क्या मतलब है? जब एक्स पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और जब एक्स नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। हाँ टाइम पीरियड बराबर 2 पाई होगा। टाइम पीरियड पीरियोडिक मोशन की हम बात कर रहे हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? जिनका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। तो टाइम पीरियड अगर कांस्टेंट है तो ओमेगा को भी क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट। इसीलिए हम इस सर्कल पर किससे घूमते हैं? कांस्टेंट ओमेगा से घूमते
Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से लिखो? सबसे पहले तो ये ऊपर लाइन बना के उसके जस्ट नीचे जैसे सर्कल मैंने बनाया वो लिखो। लाइन में जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा तो यहाँ 0, मैंने 90 लिखा तो यहाँ 90, फिर मैंने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो आप 180 लिख लेना। इधर 270 तो 270 एग्जैक्टली वैसा रिप्रेजेंटेशन बना लेना। 4 इक्वल सेक्शन में बंट जाएगा। यस, 4 इक्वल सेक्शन, एक थीटा, एक ये, तो फिर उसके बाद इन दी एंड ये वाला बना लेना, और ये बनाने के बाद फिर ये चीज लिख लेना। थैंक यू सर। ये वाला याद रखना। हमने इस पूरे सर्कल को एसोसिएट के हिसाब से 4 बराबर हिस्सों में बांटा। हमने कहा इस सर्कल पर रेफरेंस लाइन से जब मैं घूमना शुरू करता हूं तो मेरा एक्स एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन यहां से जैसे मैं घूमता जाऊंगा प्रोजेक्शन आगे बढ़ता जाएगा, और घूमूंगा और आगे, और घूमूंगा और आगे। तो 90 डिग्री घूम जाने में ये एक्स एक्सिस वाला प्रोजेक्शन कहां से कहां आ गया? 0 से ए, मेन पोजीशन से ए। 90 के बाद 180 तक जाने में ए से एक्स नहीं, मेन पोजीशन, ए से मेन पोजीशन, तो ए से मेन पोजीशन जाने में कौन सा एंगल? 90 से 180, और यहां से आगे बढ़ो 180 से 270, यानी अपना प्रोजेक्शन मेन पोजीशन से माइनस ए तक जा चुका है। ये ना ऐसे ही पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, ठीक है वापस समझा देता हूँ। पाई प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा कि जब आप 90 से 180 की रेंज में होंगे और आप किसी पोजीशन के करस्पॉन्डिंग उस स्पेसिफिक एंगल की बात करेंगे, तो आपको यहाँ पर 90 से 180 की रेंज के लिए क्या यूज करना है? पाई माइनस। क्यों यूज करना है? क्योंकि a/2 की करस्पॉन्डिंग एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 है, तो लौटते टाइम ये एंगल पूरा कितना होगा? 180 माइनस 30। 45 के लिए देखो 45 यहाँ है ना,
तो जाते टाइम ये 45 है तो आते टाइम ये 45 होगा और आते टाइम ये 45 यहाँ मिलेगा। अब ये एंगल यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा 180 माइनस, यानी उसी को हमने लिखा है पाई माइनस थीटा। ये बना तो लोगे यार दोबारा बनाओ इस पर। अरे बना लेंगे सर बायो में कुछ बड़े-बड़े फोटो बना बना रहे हैं बहुत कर रहे हैं पावर से क्या नहीं सर
कैसे हम मुस्कुरा रहे थे? क्या हो गया? क्या छुपा रहा है? वायरस मजा आई। सही ऐसा बोल दे रहा है। देख ले बोल रहा है दूसरा गवर्नमेंट का मेरिट बातों पे ध्यान दे रहे हो तुम वो उसके बारे में यस सर चलें यस सर
Yes, sir. Yes, sir. इसको देखते हैं। हाँ, पता नहीं भाई इसके आने वाले को देखता रहता है। कौन सर? अरे अरे आपको ही देख क्या नाम है? अनस और इसका शिवम 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 पटेल पटेल एक बार क्या समझ चलो बात करते हैं। Yes, sir. हमने यहाँ पर ये लिखी है हमने यहाँ तक की बातों में जो चीजें कवर की है उनको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। हमने ये सीखा कि जब हम इस सर्कल पर इस फेजर पर इस रेफरेंस लाइन से शुरू होते थे तो हमारा इनिशियल एंगल हमेशा क्या लिया जाएगा? मतलब मैं मीन पोजीशन से t बराबर 0 पर जब शुरू हो रहा हूं तब की बात कर रहा हूं। पर हमें ये थोड़ा थोड़ा पता होता है कि जरूरी नहीं है कि हर बार हर सवाल हमें t बराबर 0 से ही शुरू होने का मौका दे। मान लो कभी किसी सवाल में t बराबर 0 पर a/2 से स्टार्टिंग हो गई। तो अब इस स्टार्टिंग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है या इसको इक्वेशन के तौर पर कैसे लिखा जाता है? जिन स्टूडेंट्स का कल एसआरसी का टेस्ट है उन स्टूडेंट्स को 5,000 रुपए जमा कराने उनको कल उनका लिंक बाद नोट बोर्ड पे दिखा दिया, देख लें। चलो तो बात यहाँ पर क्या थी, ध्यान से सुनना। वहां पर ये कहना चाह रहे हैं, नोटिस ये था कि जिन स्टूडेंट एसआरसी का टेस्ट है इसकी बारे में कि यार नहीं अब तक चले जाते होगा क्या? कोई मनाना तो क्या होगा? अलग कोई जानकारी नहीं है। फर्स्ट टेस्ट है और के बाद 200 विषय बैच पड़ेगा, दो ही बैच नया नहीं बनेगा, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा ये इतना तो पता नहीं है। तो हमने कहा कि हाउ डू दी प्रोसेस कि वो कहां से शुरू करेगा, इस चीज को इन्फॉर्म कहां से किया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि मान लो मैंने कहा t बराबर 0 पर यहां हूं
तो t बराबर 0 पर जो ऑलरेडी एंगल बना होता है एट t इक्वल्स टू 0, जो फेज एंगल बना होता है उस फेज एंगल को हम फाई से डिनोट करते हैं, और ये फाई ही क्या हो जाता है, इनिशियल फेज एंगल हो जाता है। यस सर। अब इसके बाद t बराबर 0 के बाद t टाइम में कितना एंगल चल लेते बेटे, ओमेगा टू। तो टोटल फेज एंगल कितना हो गया, तो आप यहां से कह देंगे कि टोटल फेज एंगल जो हो जाएगा वो टोटल फेज एंगल हो जाएगा ओमेगा टी प्लस। तो आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना है, मैं सवालों के थ्रू इस बात को समझाता हूं। जैसे मान लो यहाँ पर हमसे कह दिया कि ये हमारी मेन पोजीशन है और एक पार्टिकल t बराबर 0 पर यहां से शुरू होता है इस जगह से। अब आप भी जानते हैं ये एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम से आगे तो जा नहीं सकता, एक्सट्रीम से लौट रहा हूं। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई। तो आपका जवाब क्या होगा कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि क्या फाई क्या होता है, t बराबर 0 वाला एंगल, t बराबर 0 वाला एंगल, और t बराबर 0 पर आप कहां पर हो, एक्सट्रीम पर, और एक्सट्रीम पर एंगल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फाई बराबर फाई। अब हम ये जानना चाहते हैं कि फिर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन लिखी कैसे जाएगी। तो आपकी इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई। तो अब इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी ये सुनिएगा, ये हो जाएगा x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई बाय। और आपको पता होना चाहिए कि साइन में 90 प्लस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है। तो हम इस इक्वेशन को अल्टीमेटली कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, x बराबर a cos ओमेगा t। और सुनना कि अगर मैं यहाँ पर कह देता हूं कि मैंने कहा ये यहाँ पर मेन पोजीशन है और t बराबर 0 पर पार्टिकल इधर जाने के बजाय नेगेटिव साइड जाता है ऐसे, तो बताइए यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि मेन पोजीशन पर फेज एंगल कितना होता है, 0 मेन पोजीशन पर इधर जा रहा होता तो क्या होता, और इधर जा रहा होता तो यहाँ देखो ना लोग एरो किधर जा रहा है, तो यहाँ मेन पोजीशन पर ये फेज क्या हो गया। अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, a sin ओमेगा t प्लस फाई, और ये वैल्यू यानी साइन में पाई प्लस थीटा जो होता है ये माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। तो हमारी जनरल इक्वेशन आ जाएगी माइनस ऑफ a sin ओमेगा t। यहां पर हमने कहा कि ये मेन पोजीशन है, पार्टिकल मान लिया t बराबर 0 पर नेगेटिव एक्सट्रीम पर है। तो अभी फाई बताइए, एग्जैक्टली फाई कितना हो जाएगा, पक्की बात। यस सर। कुछ नया नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि t बराबर 0 पर पार्टिकल जहां से शुरू होता है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल को ही क्या कहते हैं। और अब यहां से शुरू होते पार्टिकल की अगर मैं जनरल इक्वेशन जानना चाहता हूं तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस 3 पाई बाय 2, और इसी को सॉल्व करके लिखते हैं माइनस a sin cos ओमेगा। इन पूरी कहानियों को मैं समराइज करता हूं, ध्यान से सुनिए, यहीं पे लिख देता हूं, ये स्ट्रेट लाइन, ये मेन पोजीशन, t बराबर 0 पर अगर हमारा पार्टिकल मेन पोजीशन से इधर जाता है तो हमारी जनरल इक्वेशन आएगी a sin ओमेगा t। a sin फाई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फाई 0। पार्टिकल अगर यहां से शुरू करता है तो वही सेम इक्वेशन, पार्टिकल यहां से अगर पीछे जा रहा होता है तो माइनस,
और पार्टिकल इस नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू करता है तो माइनस। तो आपको क्या समझना है इस मुद्दे को समझो कि हमेशा एसएचएम की इक्वेशन में साइन के फॉर्म में ही हो, जरूरी नहीं है ये साइन के फॉर्म में भी हो सकते हैं और कॉस के फॉर्म में भी हो सकती है। सिर्फ साइन थीटा वाला फंक्शन साइन ओमेगा टी अगर वहां है तो 100% उसकी स्टार्टिंग मीन पोजीशन और माइनस साइन है तो मीन पोजीशन से तो होगी और पॉजिटिव साइड जाने के बजाय और अगर उसके पास 90 का फेज है 90 डिग्री अगर इनिशियल फेज एंगल है तो वो कहां से शुरू करेगा पॉजिटिव एक्सट्रीम और वही 270 का फेज एंगल है तो यानी अगर कॉस का फंक्शन है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम से माइनस कॉस का फंक्शन है तो नेगेटिव एक्सट्रीम से। ये चारों फंक्शन हमारी कवर यस सही बात यस। यहां से आप आगे बात करते हैं अगली क्लास में। इतनी चीजों को आप कुछ भी 10-15 मिनट एक बार देख लेना आज के नोट्स को। तो आपको पता मिलेगा क्या सीक्वेंस है, हमारे काम की बातें क्या है। कोशिश करना जो जो मैंने चीजें बॉक्स में बंद की है हाईलाइट की है उनको याद रखना। तो लास्ट में जो बताया वही तो बात याद रखने में तो हो जाएगा ना। क्लास में जो बताया 100%। यस सर ये तो मैंने समझा है, कंक्लूजन तो नहीं है। यस सर। और सर वो ओमेगा टी जो है वो किसके का बीच में एंगल इसका ये वाला जैसे t बराबर 0 पर जहां से शुरू कर रहा हूं ना तो t टाइम में कितना चलता हूं तो सर पीछे जो आपने वो करा था उसमें वो रेफरेंस लाइन से तो क्योंकि रेफरेंस लाइन से इसलिए ना आता था ओमेगा टी क्योंकि मैं चलना शुरू कहां से कर रहा था रेफरेंस से वहां पे वो 0 डिग्री पे t हुआ था। हां थैंक यू आवाज निकाल रहा ये इधर के जाना है ये इधर बोलते हैं बेटा बेहतरीन
इसका नहीं होगा ना केमिकल पढ़ा दिया चलो 10 हो गया ये तो आज से ये पावर की एनर्जी